अच्छा जी 47। अब ये देखो इसकी हेडिंग ही क्या कह रही है। हाँ कर ली। क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। हमें यहीं से समझ आ गई है सारी बात। तो वो कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो एग्जीक्यूशन कोर्ट ने डिटरमिन करनी है, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। अब मिसाल इसकी ले लेते हैं, एग्जीक्यूशन अगर फ़ाइल कर दी है कोई, वहाँ पे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मसला आ गया कि जी एक बंदा आके कहता मैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ ही नहीं, तो क्या करेगा वो क्या सेपरेट सूट फाइल करेगा इस बात को डिटरमिन करवाने के लिए जी ये एग्जीक्यूशन रोकी जाए, मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं। कोई बंदा आके ये कहता है कि जी आप इस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते, ये मेरी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का इस एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं। तो ये सारे जो मसले हैं इनके लिए क्या वो एक जाके सेपरेट सूट फाइल करेगा? नहीं करना चाहिए। यही हमें सेक्शन 47 ने कहा है कि भाई आप अलहदा जाके नया दावा ना दायर करो इन मसलों से रिलेटेड। आपको जो भी ऑब्जेक्शन है, आपका जो भी मसला है उस एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, आप आके उस एग्जीक्यूशन कोर्ट में एक सिंपल एप्लीकेशन फाइल कर दो। उस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा, उस एप्लीकेशन को ऐसे ही ट्राई किया जाएगा जैसे एक सूट को ट्राई किया जा रहा है। अगर ज़रूरी होगा वहाँ पे इश्यूज़ भी अगर कोर्ट फ्रेम करना चाहे तो वो भी कर सकती है, उसमें अलहदा कोर्ट फीस भी कह सकती है कि आप दो। तो ये एक एप्लीकेशन होगी, एग्जीक्यूशन कोर्ट में ही आप फाइल करोगे और ये काइंड ऑफ सूट ही होगा। सादा अब 47 में यही है। देखो इसकी वर्डिंग क्या कहती है, ऑल क्वेश्चंस। अब वर्डिंग को देख लो तो कह रहे हैं ऑल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, जितनी भी ऑब्जेक्शंस किसी पर्सन को हैं अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज़। अब यहाँ पे है कि बिटवीन द पार्टीज़, जो भी पार्टीज़ हैं उस सूट की, उनके दरमियान जितने भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं टू द सूट इन विच द डिक्री वॉज पास्ड, जिसमें डिक्री पास कर दी गई है, और देयर रिप्रेजेंटेटिव या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके दरमियान अगर डिक्री पास हुई है, एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री। उसको डिस्चार्ज करवाना है एग्जीक्यूशन को, उसको एग्जीक्यूट करवाना है उस डिक्री को, या उसको सेटिस्फाई उस पर अमल दरामद करवाना है। यानी जो भी है एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं पार्टीज़ के दरमियान, उनके रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान, आप क्या करोगे? शैल बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग द डिक्री एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। क्लियर वर्ड्स में, अब इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, सेपरेट सूट नहीं फाइल करना, उस कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे दो। सबसेक्शन 2, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शंस एज टू द लिमिटेशन और jurisdiction treat a proceedings under this section as a suit or a suit as a proceeding and may if necessary order payment for any additional court fees। अब यहाँ पे क्लियरली वो कह रहे हैं कि अगर तो उसकी लिमिटेशन पे कोई ऑब्जेक्शन आ रही है कि जी ये जो टाइम पीरियड है उसके बाद फाइल की जा रही है, या जो भी जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट के पास, उनकी देखते हुए इनको कंसिडर करेगी कोर्ट। अगर ये ऑब्जेक्शंस जो उठाई जा रही हैं इस किस्म की ये पूरी नहीं होती, ये कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन भी है, लिमिटेशन में भी की गई है, उसके अलावा कोर्ट फिर इस एप्लीकेशन को एज अ सूट ही ट्रीट करेगी और उस पर एडिशनल कोर्ट फीस भी वो अगर चाहे उसको तो वो कह सकती है कि दो। इसके अलावा ये याद रखना है, ये जो सेक्शन 47 के अंदर जो एप्लीकेशन दी जाएगी ना, उस पर जो भी ऑर्डर होगा वो अपीलेबल होता है। सेक्शन 104 अगर आप जाके देख लो तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 अपीलेबल होगा। अच्छा, अब इसमें सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? वेयर ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस भी आते होते हैं। ये अब एग्जीक्यूशन का पार्ट वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी, सच क्वेश्चन शेल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। अब ये इन्होंने क्लियरली लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में कह दिया कि भाई अगर इस किस्म का कोई ऑब्जेक्शन उठा दे कि मैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं, तो भाई वो आके क्लियरली वो सब सेक्शन 3 में कह रहे हैं कि आप उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दो। एक्सप्लेनेशन एक ये यहाँ पे दे रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हु सूट हैज़ बिन डिसमिस्ड,
एक प्लेंटिफ है, चले इस तरह कर लेते हैं, ए बी सी 3 प्लेंटिफ थे और 3 डिफेंडेंट थे। ए बी सी 3 प्लेंटिफ आ गए, डी ई एफ 3 डिफेंडेंट आ गए। अब यहाँ पे इस सेक्शन में कह रहे हैं कि जिस प्लेंटिफ के अगेंस्ट कोई दावा उसका डिसमिस हो गया, फॉर इंस्टेंस ए का दावा डिसमिस हो गया, दूसरों की हद तक डिक्री हो गया, दूसरी साइड पे डिफेंडेंट में चले जाएं तो सी की हद तक दावा को डिसमिस कर दिया गया, डी ई की हद तक वो डिक्री कर दिया गया उनके अगेंस्ट। तो इस सूरत में एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि जो ये वर्ड्स हमने बिटवीन द पार्टीज़ कहा था ना इस सेक्शन में 47 में, उसमें ये जो प्लेंटिफ जिसका दावा डिसमिस हुआ है या डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट कोई दावा डिसमिस हुआ है, वो दोनों पार्टी ही समझे जाएंगे। अगर उनसे रिलेटेड भी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो इधर ही आनी है। पार्टीज़ में ये भी इंक्लूड होंगे, दो प्लेंटिफ का दावा डिसमिस हो गया है किसी प्लेंटिफ का, या किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो दावा है वो डिसमिस हो गया, वो पार्टी होगी। In this section, a plaintiff whose suit has been dismissed and a defendant against whom a suit has been dismissed are parties to the suit. सिंपल हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं 47 का, इसकी वैसे मेरी वीडियो पड़ी भी हुई है मेरे चैनल पे, और याद रखना है अपीलेबल ऑर्डर होगा 47 का। अच्छा, ये 48 में अब ये लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन भी कितनी देर में आप एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टन केसेस, किन केसेस में, नंबर 1 when where an application to execute a decree not being a decree granting an injunction has been made। अब ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा जहाँ पे इंजंक्शन से रिलेटेड कोई डिक्री पास की गई, उसके अलावा बाकी जितने भी रिलीफ्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई डिक्री पास की गई है, हैज़ बीन मेड नो ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन फॉर द सेम डिक्री शैल बी मेड अपॉन एनी फ्रेश एप्लीकेशन प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 years फ्रॉम। वो कह रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन देनी है ना भैया आपने, ये 6 साल के बाद नहीं आप दे सकते। क्लियरली कोई फ्रेश एप्लीकेशन किसी डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए 6 साल के बाद आप नहीं दोगे। फ्रॉम द डेट, अब किस डेट से, नंबर 1 फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी उस डेट से जिस डेट पे वो डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाना था उस डेट से 6 साल के बाद आप नहीं दे सकते हो, पहली बात। दूसरा है कि वे द डिक्री और एनी सब्सिक्वेंट ऑर्डर, देखिए हमने पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना एग्जीक्यूशन में वो कि प्रिलिमिनरी भी हो सकती है या एक फ़ाइनल डिक्री भी आ सकती है, और उसके बाद एक सब्सिक्वेंट ऑर्डर भी कोर्ट दे सकती है। अभी अगर एक मनी डिक्री हो गई है तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि इसको 6 महीने बाद आपने पे करना है या इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स भी डिक्री के बाद आ सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 6 साल के बाद उस डेट से, एक तो जिस दिन वो डिक्री ने एग्जीक्यूट होना है, दूसरा वे द डिक्री और एनी सब्सिक्वेंट ऑर्डर डायरेक्ट्स एनी पेमेंट फॉर मनी और डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू बी मेड एट द सर्टन डेट और एट रिकरिंग पीरियड्स, यानी एक ऑर्डर आया बाद में कि जी 6 तारीख तक आप इसको इतने पैसे दे दो, जो डिक्री में लिखा हुआ था 6 लाख देने हैं, उसके बाद ऑर्डर में कह दिया 6 जून तक दे दो। अब ये कह रहे हैं द डेट ऑफ द डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट और डिलीवरिंग, जिस डेट पे उस ऑर्डर को डिफ़ॉल्ट कर दिया ना, उसके बाद आगे 6 साल के बाद आप कंसिडर कर लो कि आप ये एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। 2 बातें होंगी, क्लियर। अब दूसरी बात कह रहे हैं, अब इसका जो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, अब यहाँ पे जो इसकी एक क्लॉज है उसमें सिंपल ये कहा है कि अगर फ्रॉड की वजह से, फ्रॉड है या फिर फोर्स की वजह से अगर जजमेंट डेटर ने रोक के रखा है उसको, प्लेंटिफ को, जिसके डिक्री होल्डर को, कि आपने एग्जीक्यूशन नई एप्लीकेशन फ़ाइल करनी, और वो ये साबित कर सकता है तो फिर 6 साल के बाद भी हो सकती है। देखें, nothing in this section shall be deemed to preclude the court from ordering the execution of a decree upon an application presented after the expiration of the said term of 6 years, where the judgment debtor has by fraud or force prevented the execution of the decree at some time within 6 years immediately before the date of the application। यानी वो 6 साल के अंदर उसने उसको रोकी रखा है, चाहे फ्रॉड करके, चाहे बहाने मार के, चाहे उसको
बाई फोर्स उसने रोका कि आपने एग्जीक्यूशन की पिटीशन एप्लीकेशन नहीं फ़ाइल करनी, और वो ये अगर साबित होता है तो ये 6 साल के बाद भी एंटरटेन हो जाएगी एप्लीकेशन। एक बात मैं आपको आई थिंक पता नहीं मैंने कल वाले लेक्चर में बताई थी या नहीं, ये जो होती है ना ये आई थी कल वाले लेक्चर में ही बात कि देखें जब डिक्री हो गई है ना एक पास, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें कोर्ट में बाकायदा एप्लीकेशन देनी पड़ती है। आज खुद नहीं वो होनी उस पे कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देना है। पहले होता था ये फैमिली केसेस में ऐसे होता है कि जैसे ही डिक्री पास होती है कोर्ट उसको खुद भी एंटरटेन कर सकती है, उस वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सेम लाइक जो बैंकिंग केसेस हैं, जब उनमें डिक्री पास होती है तो वही कोर्ट ऑटोमेटिकली उसकी एग्जीक्यूशन कोर्ट बन जाती है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करवा देती है। सीपीसी में यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें बाकायदा एक एप्लीकेशन देना पड़ती है, तो ये वो एप्लीकेशन का वो टाइम पीरियड बता रहे हैं 6 साल तक उसके अंदर अंदर कर सकते हो। बी में क्या है, टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 183 ऑफ फर्स्ट कैजुअल और टू द लिमिटेशन। अब ये 181 जो 83 का है उसमें 3 साल बताया गया था, 181 182 ये नहीं सॉरी आई थिंक ये रिपील हो गया सेक्शन सब सेक्शन बी इसका। बहरहाल इसमें कोई इतनी खास बात नहीं, आगे आ जाओ 49 में। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, बड़ी क्लियर सी बात थी, 6 साल के अंदर अंदर, और उस वक्त से जब डिक्री एग्जीक्यूट होनी है या फिर जब डिफ़ॉल्ट किया किसी ऑर्डर का उसने डिक्री के बाद अगर कोई ऑर्डर आया, और फिर ये था कि अगर उसको बाई फोर्स रोका गया तो फिर 6 साल वाली जो लिमिटेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। 49 ट्रांसफरी। अब ये ट्रांसफरी क्या होता है, समझ में तो यही आता है ना कि ट्रांसफ़र कर दिया किसी को। क्या ट्रांसफ़र किया, डिक्री को ट्रांसफ़र कर दिया। एक डिक्री होल्डर अपनी डिक्री को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र भी कर सकता है कि आप इसको एग्जीक्यूट करवा लो। अब ये इसमें यही बताया गया। इस सेक्शन का मैं सिंपल वर्ड्स में पहले आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए ये जजमेंट डेटर की इक्विटी से रिलेटेड है ये सेक्शन 49। अब वो कैसे, अब इसकी मिसाल ले लें कि अगर एक डिक्री पास हुई है क्या लें 10 लाख की एक प्लेंटिफ के फेवर में, लेकिन डिफेंडेंट के पास भी एक डिक्री है उसी प्लेंटिफ के अगेंस्ट 5 लाख की। प्लेंटिफ के पास डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिक्री है 10 लाख की और प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास है 5 लाख की उसी प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो ये सेट ऑफ काइंड ऑफ बन गया ना। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्लेंटिफ अपनी डिक्री को 10 लाख की तक ही एग्जीक्यूट करवाने के लिए उस डिक्री को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दे। ए के पास 10 लाख की डिग्री थी, उसने वो डिग्री ट्रांसफ़र कर दी सी को कि भाई आप बी से ये एग्जीक्यूट करवा लो, पूरे 10 लाख लेने हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे जजमेंट डेटर की भी एक डिग्री है, उसके पास भी 5 लाख है, वो बीच में से सेटल होंगे और 5 लाख की हद तक ही ये जजमेंट डेटर की जो डिग्री है वो उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट हो सकती है। बेसिकली ये जजमेंट डेटर को इसका फ़ायदा है और प्लेंटिफ की ये चलाकियाँ रोकने के लिए यहाँ पे ये सेक्शन 49 डाला गया। देखें एवरी ट्रांसफरी ऑफ ए डिक्री, यानी जिसको डिक्री ट्रांसफ़र की गई है डिक्री होल्डर की तरफ से, शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज इफ़ एनी which the judgment debtor might have enforced against the original decree holder। जो वो ओरिजिनल डिक्री होल्डर के अगेंस्ट जो भी था उसका राइट, वो अगर ट्रांसफ़र कर दी गई है ना किसी को डिक्री, तो उसके अगेंस्ट भी वो ही रहेगा। अगर वो 5 लाख उसने उससे लेने थे तो वो डिडक्ट हो के ही ट्रांसफरी से उसको वो पे करेगा 5 लाख। ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसफरी कहे कि जी मेरा क्या लेना देना, डिक्री तो मुझे ट्रांसफ़र हुई है, मैंने तो पूरे 10 लाख हिस्से लेने हैं। कोर्ट कहेगी नहीं, उसका ये डिक्री आपको ट्रांसफ़र हुई है लेकिन इक्विटी जो जजमेंट डेटर की है वो बराबरी उसी तरह चलनी है, जो प्लेंटिफ के अगेंस्ट थी वो ही आपके अगेंस्ट है ट्रांसफरी के अगेंस्ट। ये सिंपल सा है, टेक्निकल था थोड़ा सा, लेकिन ये समझने की बात है कि ट्रांसफ़र भी कर दो तो इसका मतलब ये नहीं जो जजमेंट डेटर का राइट ओरिजिनल डिक्री होल्डर के अगेंस्ट है वही ट्रांसफरी के अगेंस्ट भी होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव 50। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें क्या कह रहे हैं, सब सेक्शन 1 वेयर ए जजमेंट डेटर डाइज। अब जजमेंट डेटर का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे गौर करना है। 50 और 52 दोनों
एक दूसरे से थोड़ा सा इनमें फ़र्क है, वो बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे 50 की हद तक देखें, गौर करना है मेरी बात पे। वो कह रहा है वेयर अ जजमेंट डेटर डाइज बिफोर द डिक्री हैज़ बिन फुली सेटिस्फाइड। अब एक पर्सन लगा लो, कोई मोहम्मद असलम था, वो जजमेंट डेटर था, उसके अगेंस्ट 50 लाख रुपए की डिक्री हो गई। अब यहाँ पे ये 50 लाख की डिक्री फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुई, फॉर इंस्टेंस उसने 25 लाख रुपए पे कर दिए, बाकी अभी 25 लाख आउटस्टैंडिंग है जो कि डिक्री की सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है। इससे पहले उसकी डेथ होगी। अब क्या होगा? द होल्डर ऑफ द डिक्री may apply to the court which passed it to execute the same against the legal representative of the deceased। तो अब ये जो डिक्री होल्डर है वो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जजमेंट डेटर के, उनसे भी उनके अगेंस्ट ये इसको एग्जीक्यूट करवा सकता है इस डिक्री को उस 25 लाख की हद तक। लेकिन बात वही आ जाती है कि उनका क्या लेना देना, वो पर्सनली कैसे लायबल हो सकते हैं। ऐसे ही है ना, भी बाप मर गया है तो बेटा उसकी डिक्री को, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका बेटा है, तो वो कैसे लायबल हो गया, उसका तो अगर कोई लेना देना नहीं है उस मैटर से। यहाँ पे बात आ जाती है कैसे रिकवर होगी, वो सब सेक्शन 2 में बता दिया है। वो कहते हैं कि जी जो उसको प्रॉपर्टियाँ आ रही हैं बाप की तरफ से, उसकी हद तक उस प्रॉपर्टी से वो जितना उसका शेयर बनता है उस हद तक उससे डिक्री को सेटिस्फाई करवाया जाएगा। अब ये फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 25 लाख हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंगली बचे हुए थे जो अभी पे नहीं हुए थे, लेकिन उस जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी आ गई है, उसके 2 बेटे थे, तो वो 50 लाख का घर हम एग्जांपल लगा लेते हैं, तो 25 लाख एक बेटे को आ गए, 25 लाख दो के दूसरे को आ गए, तो ये दोनों बेटे जो डिक्री 12.5 लाख जो उनकी हद तक शेयर इक्वल बनता है उसमें से वो पे करके उस प्रॉपर्टी में से उस डिक्री को सेटिस्फाई करेंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है, यानी जो उनको विरासत में आ रही है बाप से चीज प्रॉपर्टी उसमें से पे किया जाएगा, पर्सनली वो लायबल नहीं होता। सबसेक्शन 2 अब वो ये इसी बात को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। वेयर द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही शैल बी लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। वो सिर्फ जो डिसीज्ड की प्रॉपर्टी उसको आगे ट्रांसफ़र हो रही है अगर कोई थी तो उसकी हद तक वो लायबल है, उसमें उसने पे करना है फिर उसके थ्रू। विच हैज़ कम टू हिज हैंड्स जो उसको आ गई है, एंड हैज़ नॉट बिन ड्यूली डिस्पोज्ड ऑफ, और उसको उसने ड्यूली डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र करना लीगली किसी भी मोड से। आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट कर देते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर देते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा रहे हो। ये सारे जितने भी मोड्स हैं जिनके थ्रू एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है किसी दूसरे पर्सन को, तो लीगल टर्म में हम उसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो रही है। तो ये बात कर रहे हैं। दोबारा देखो, where the decree is executed against such legal representative, he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands and has not been duly disposed of, और उसको legally अभी तक dispose of नहीं किया गया तो, and for the purpose of ascertaining such liability the court executing the decree may of its own motion or on the application of the decree holder compel such legal representative to produce such accounts as it thinks fit। तो अगर यहाँ पे कोर्ट ये भी कह सकती है, खुद भी कह सकती है, उसको कोई उसका जो डिक्री होल्डर है वो भी एप्लीकेशन दे सकता है कि जी जो इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है ज़रा इसके अकाउंट्स मंगवा लो, ज़रा देखें तो सही कि इसने इसको कितना आया है शेयर, तो उस हिसाब से लाइबिलिटी उसकी होगी। अगर उसको डिसीज़ की तरफ से कोई प्रॉपर्टी आई है, कोर्ट उसका रिकॉर्ड मंगवा सकती है, देख सकती है, और उसमें से अगर 2-3 बच्चे हैं उन सब को वो प्रॉपर्टी गई है तो सब का एक इक्वल शेयर करके वहाँ से उस डिक्री को सेटिस्फाई करवाया जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना है और उनकी तरफ कोई प्रॉपर्टी नहीं आई, डिसीज्ड की कोई और प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको कुछ भी नहीं मिला,
तो ये डिक्री फिर लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके अगेंस्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। सिंपल इज़ दैट। वो लाइबल होंगे जो प्रॉपर्टी आ रही है। जजमेंट लेटर वो था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अच्छा 51 में आ रहा है कि प्रोसीजर बताए हैं एग्जीक्यूशन में। अच्छा ये जो कुछ हम पढ़ते जा रहे हैं ना यहाँ पे, ये 74 तक का पार्ट है एग्जीक्यूशन का। इसके बाद हमने ऑर्डर 21 में जाना है जहाँ पे ये प्रोसीजर सारे होंगे। अब यहाँ पे तो ये तो सब्सटैंटिव लॉ है ना, जो सेक्शंस हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि भाई एग्जीक्यूशन में होता क्या क्या है। आगे फर्दर प्रोसीजर जो सारे हमें वहाँ पे मिल जाएंगे। 51 पावर्स ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अब कहाँ पे प्रेस्क्राइब होनी है, वो तो रूल्स में ही हो रही है ना, ऑर्डर्स में। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री किन तरीक़ों से। ए बाई डिलीवरिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, यानी जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिक्री पास हुई है वो एक्चुअली दी जाएगी। बी बाई अटैचमेंट एंड सेल और बाई सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो उसको अटैचमेंट के थ्रू या सेल के थ्रू ये भी हो सकती है। बाई अरेस्ट और डिटेंशन इन प्रिजन, उसको अरेस्ट करके और प्रिजन में रख के भी ये डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। बाई अपॉइंटिंग ए रिसीवर अपॉइंट करके भी किया जा सकता है। इन सच अदर, अब इन सब की डिटेल हमें मिल जाएगी, हम पढ़ेंगे इन डिटेल में, अभी ये रफली बता रहे हैं कैसे। इन सच अदर मैनर एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड मे रिक्वायर, या जिस किस्म का रिलीफ मांगा गया उसके अकॉर्डिंगली भी कोर्ट देखेगी और उस तरीके से जो ज़रूरी समझे वो एग्जीक्यूट करवा सकती है डिक्री को। प्रोवाइडेड दैट execution by detention in prison shall not be ordered unless after giving the judgment debtor an opportunity of showing cause why he should not be committed to prison, the court for reasons recorded in writing is satisfied। देखें जो डिटेंशन के थ्रू वो स्पेसिफिकली प्रोवाइज़ो में बता रहे हैं कि ये जब उसकी डिटेंशन करना है ना, उसको प्रिजन में भेजना है, जेल में भेजना है, तो उसको मौका ज़रूर देना है कि भाई शो कॉज उसको इशू करना कि भाई बताओ आप एग्जीक्यूशन करवा नहीं रहे हो तो हम आपको क्यों ना जेल में भेज दें, प्रिजन में भेज दें, ये उसको मौका ज़रूर देना है। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी तो इन सूरतों में कोर्ट जजमेंट डेटर को जेल में भेजेगी, जो फॉलोइंग नीचे आ रहे हैं। नंबर 1 क्या है, द जजमेंट डेटर विद द ऑब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ obstructing और डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। अब अगर तो वो डिले कॉज कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कोर्ट के प्रोसीजर्स को, ये डिक्री सेटिस्फाई ना हो जाए, बचने की कोशिश कर रहा है, तो इस सूरतों में तो कोर्ट ने फिर उसको अरेस्ट ही करवाना है ना। इज़ लाइकली या फिर इज़ लाइकली टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन, उसके भागने का खतरा हो तो कोर्ट क्या करेगी, उसको अरेस्ट ही कराएगी। बी 2 हैज़ आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द डिक्री वॉज पास्ड dishonestly transferred, concealed or removed any part of his property or committed any other act of bad faith in relation to his property। अब देखें ना, डिक्री पास हो गई है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसने क्या करना है, फिर उसको बेच दिया, तो ये काम जब वो करेगा इलीगली, अब एक डिक्री पास हो गई है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो आगे उसको बेची जा रहा है, तो कोर्ट ने क्या करना, उसको अरेस्ट ही करना ना। सो उसके भागने का खतरा हो, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, डिले को करने की कोशिश कर रहा है, उसने बैड फेथ में कोई एक्ट किया है, प्रॉपर्टी को इलीगली उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो ये सारे काम करने की वजह से फिर उसने अरेस्ट ही होना है। बी दैट द जजमेंट डेटर हैज़ और हैज़ हैड सिंस द डेट ऑफ डिक्री द मीन्स टू पे द अमाउंट ऑफ द डिक्री और सम सब्सटेंशियल पार्ट देयर ऑफ एंड रिफ्यूजेज और निगलेक्ट्स और हैज़ रिफ्यूज और निगलेक्टेड टू पे द सेम, यानी उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ भी हैं लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मैं नहीं देता हूँ जी, मैं जो पैसे देने हैं मैं नहीं पे करता हूँ, या वो निगलेक्ट कर रहा है, कोर्ट के ऑर्डर को वो हवा में उठा रहा है, तो क्या होना है फिर उसको, कोर्ट ने उसको अरेस्ट ही करना है, तो ये काम करेगा। सी दैट द डिक्री इज़ फॉर द सम फॉर विच द जजमेंट डेटर वॉज बाउंड इन ए फिड्यूशियरी कैपेसिटी टू अकाउंट,
या फिर जो जजमेंट डेटर था ना उसके अगेंस्ट जो डिक्री पास हुई है। अब ये फ्यूजेरी कैपेसिटी होती है कि उसको कोई अमानतन कोई काम सौंपा गया, मिसाल के तौर पे ले लें ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी था या कोई इस किस्म का बंदा था, उसने कोई वहाँ पे फ्रॉड कर लिया, तो इन सारी सिचुएशंस में भी कोर्ट ये कर सकती है कि भाई इसको अरेस्ट ही कर लो, ठीक है। दैट द डिक्री इज़ फॉर द सम, वो पैसों का गबन वगैरह किया है, वो बाउंड था कि वो उसके अकाउंट वगैरह बताए, लेकिन उसने तो अंदर अपना ही काम कर लिया, तो इस सूरत में भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन में जो हम ऊपर एक वर्ड पढ़ के आ रहे हैं बी में, कि उसके पास मीन्स थे, वसाइल थे कि वो पे कर सकता था डिक्री को, उसको सेटिस्फाई कर सकता था, लेकिन उसने निगलेक्ट किया या रिफ्यूज़ किया। अब ये एक्सप्लेनेशन में बताया गया ये मीन्स ऑफ जजमेंट डेटर ना, ये कौन से होंगे, इसको फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इन कैलकुलेशन ऑफ द मीन्स ऑफ द जजमेंट डेटर फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी, देयर शैल बी लेफ्ट आउट ऑफ अकाउंट एनी प्रॉपर्टी which by or under any law or customs having force of law for the time being enforced is exempt from attachment and execution of the decree। ये कह रहे हैं कि जब आपने कोर्ट ने ये देखना ना कि इसके पास मीन्स थे, अब कौन से मीन्स थे, अगर उसमें कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बाई लॉ जो इस वक्त इन्फोर्स है, उसको लेफ़्ट आउट किया, उसको एग्जेम्प्ट किया कि भाई इसको आप किसी कोर्ट की डिक्री में एग्जीक्यूशन में नहीं दिया जा सकता। फॉर इंस्टेंस उसने कोई चैरिटी वर्क के लिए कोई स्कूल है, उसका कोई हस्पताल है, और लॉ कह रहा है कि भाई ये इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ को ना अटैच किया जा सकता है, इनके अगेंस्ट डिक्री कोई भी अगर पास होगी तो इसको नहीं एग्जीक्यूट इनके अगेंस्ट किया, यानी इस किस्म की प्रॉपर्टी जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है, जब कोर्ट ने उसके मीन्स को कैलकुलेट करना ना, तो इस किस्म की डिग्री को इस किस्म की प्रॉपर्टी को बीच में वो मीन्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो, 51 करें तो आगे 52 में चलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अब पीछे हमने वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का उन्होंने बताया था 50 में कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हक के उसके अगेंस्ट भी डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है और किस हद तक होनी। अब यहाँ पे इन्फोर्स करना है डिक्री को लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट। देखें subsection 1, where a decree is passed against a party as the legal representative of the deceased person। अब ये समझो वहाँ पे क्या था कि जजमेंट डेटर वो खुद पर्सन था डिसीज्ड, और उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी डेथ हुई थी, वो जजमेंट डेटर था। यहाँ पे कह रहे हैं वेयर अ डिक्री इज़ पास्ड अगेंस्ट अ पार्टी एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कह लें कि अभी केस के दौरान ही उसकी जजमेंट जो डिफेंडेंट था उसकी डेथ हो गई है, उसके फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गए जिन्होंने उसके बिहाफ पे। हमारे सिविल केस में ऐसे होता है कि अगर एक डेथ हो गई है किसी बंदे की, किसी पार्टी की, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इम्प्लीड किया जाता है, उनकी जगह पे वो आ जाते हैं और वो केस को लड़ते हैं। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, वेयर अ डिक्री इज़ पास्ड अगेंस्ट अ पार्टी एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, यानी वो दरमियान में बेचारा उसकी अगर डेथ हो गई है, एंड द डिक्री इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज। अब ये डिक्री मनी हुई है, मनी डिक्री हुई है और ये उसकी प्रॉपर्टी में से ली जानी है। इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाई द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी, वो किसी भी उस किस्म की प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल करके रिकवर की जा सकती है। ठीक है, पहली बात। अब 2 में क्या कह रहे हैं, वेयर नो सच प्रॉपर्टी रिमेन्स इन पोजेशन ऑफ द जजमेंट डेटर। अब वो प्रॉपर्टी अगर उस जजमेंट डेटर, अब ये जजमेंट डेटर याद रखना है कि यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो खुद नहीं है, उनके पोजेशन में ही नहीं रही, उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया, उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया बचने के लिए, तो फिर क्या होगा, वेयर नो सच प्रॉपर्टी remains in possession of the judgment debtor and he fails to satisfy the court that he has duly applied
such property of the deceased as is proved to have come into his possession, the decree may be executed against the judgment debtor to the extent of the property in respect of which he has failed to satisfy the court in the same manner as if the decree had been against him personally. बिल्कुल सादा करके मैं बताऊं, ये समझ लो कि अगर तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गए थे, उनके अगेंस्ट डिक्री पास हो गई है और प्रॉपर्टी उनको कोई आई थी, उनके पोजेशन में थी और वो उनके पोजेशन में रही नहीं, उन्होंने आगे उसको कहीं ट्रांसफ़र कर दिया, तो उनको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा भाई लीगली ट्रांसफ़र किया, कैसे चली गई उनके पोजेशन से। अगर वो सेटिस्फाई नहीं ना कर सके तो फिर क्या होगा, फिर वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे यहाँ पे कि भाई आपने कैसे ये प्रॉपर्टी आगे इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो वो पर्सनली लायबल होंगे, लेकिन जो उनका शेयर था उसकी एक्सटेंट तक, वो फिर अगर उनकी कोई खुद की प्रॉपर्टी है तो फिर उसमें से उनको भरनी पड़ जाएगी डिक्री। ये सिंपल सी बात है। अगर कोर्ट को वो सेटिस्फाई ना कर सके कि भाई ये प्रॉपर्टी किधर चली गई है, आपको तो आई थी विरासत में, आपको तो मिली थी, आपने पहले ही आगे कहीं भेज भूज दी है, ट्रांसफ़र कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दी, तो इसमें इतनी सी बात है। पर्सनली लायबल तब होगा जब वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। आगे देखें, फिर आ जाता है अब इसमें उसने झूठ बोल दिया, अच्छा जी। अब ये देखो, ये 53 जो है ये फर्दर आगे इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है, लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 50 एंड 52, जो हम पीछे पढ़ के हैं 50 52 दोनों ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ सन और अदर डिसेंडेंट्स विच इज़ लाइबल अंडर द हिंदू लॉ, अब यहाँ पे लिखा फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ अ डिसीज्ड एंसेस्टर in respect of which a decree has been passed shall be deemed to be property of the deceased which has come to the hands of son or other descendants as his legal representative। यानी वो यही बात कर रहे हैं कि भाई उसने, आप खुद पर्सनली नहीं उसने लायबल हो जाना, जो प्रॉपर्टी आनी है ना, चाहे बेटे को आई है चाहे उससे आगे पोते को आ गई है, वो उसमें से ही वो लायबल होंगे, वो पर्सनली अपनी प्रॉपर्टी के रिलेटेड इस पर लायबल नहीं होते। 54 में आ जाए। अब ये पार्टीशन कैसे होनी है, अब ये कह रहे हैं सिंपल सी बात है इसमें, वेयर द डिक्री इज़ फॉर द पार्टीशन ऑफ एन अनडिवाइडेड स्टेट असेस टू द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब ये कौन सी ज़मीन होगी, ऐसी लैंड जो कि ऐसी स्टेट जो कि गवर्नमेंट को जिससे रेवेन्यू जाता हो, गवर्नमेंट जिसको लैंड रेवेन्यू वगैरह पे होता हो, एग्रीकल्चर लैंड ही होगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा है ऐसी स्टेट जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता हो ना, उसकी पार्टीशन या उसके शेयर पोजेशन से रिलेटेड अगर सूट फाइल किया गया ना, तो उसकी पार्टीशन किसने करनी है, कलेक्टर ने करनी है। बस इस 54 में समझने वाली इतनी बात है। देखें, वेयर द डिक्री इज़ फॉर द पार्टीशन
of an undivided estate assessed to the payment of revenue to the government or for the separate possession of the share such an estate. The partition of the estate or the separation of the share shall be made by the collector, या जो भी कोई उन्होंने गवर्नमेंट ने नोटिफाई पर्सन किया है वो इसकी पार्टीशन करेगा. इसमें कोई ऐसी स्टेट जिसकी पार्टीशन चाहता है कोई, या जिसकी पोजेसन चाह रहा है शेयर के अकॉर्डिंगली, उसकी पार्ट अगर तो उस स्टेट से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है तो कलेक्टर ने उसकी पार्टीशन करनी है, कोर्ट उसकी पार्टीशन नहीं करेगी. अब देखें हमारी जो यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे घर वगैरह हो गए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी अगर पार्टीशन करनी है तो वो कोर्ट करती है, सिविल कोर्ट करेगी. लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ से लैंड रेवेन्यू पे होता है गवर्नमेंट को, अगर उसकी पार्टीशन हमने करनी है ना तो वो फिर यहाँ पे कलेक्टर वगैरह जो रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह होते हैं वो करवाते हैं, वो सिविल कोर्ट नहीं उसकी पार्टीशन करवाती. तो ये इतनी सी बात थी. अच्छा, अब ये अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये बड़े मज़ेदार है. इसकी अरेस्ट से रिलेटेड ये एक मोड इन्होंने बता दिया है. अरेस्ट एंड डिटेंशन देखते जाओ. अब ये इसमें होता क्या है. 55, a judgment debtor may be arrested in execution of a decree at any hour and on any day and shall, as soon as be practicable, be brought before the court, which may make an order for his detention in prison to suffer simple imprisonment for a period not exceeding 1 year. अब ये अगर कोई कोर्ट को लगता है कि भाई एग्जीक्यूशन करवाने के लिए ज़रूरी है कि इसको अरेस्ट करवाया जाए और इसको डिटेन करवाया जाए. अब डिटेन कहाँ पे करना है, प्रिजन में, जेल में ही उसको भेजना है. यहाँ पे किसी भी वक्त कोर्ट कर उसको अरेस्ट किया जा सकता है. सेकेंडली, दूसरी बात, मैक्सिमम पीरियड कितना बताया, 1 साल के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है. और ये इम्प्रिजनमेंट सिंपल होगी, रिगरस कभी भी नहीं होगी. अब वो रिगरस वाली वो होती है जिसमें काम वगैरह करवाते हैं, वो फिल्मों में हम देखते नहीं, पत्थर तोड़ रहे हैं, वो काम वगैरह नहीं यहाँ पे करवाते. सिंपल इम्प्रिजनमेंट, बस वो जेल में पड़े हुए हैं. कितने टाइम के लिए मैक्सिमम एग्जीक्यूशन में अगर कोई पर्सन जाएगा तो 1 साल के लिए. अच्छा, प्रोवाइडेड, अब आगे प्रोवाइजोज इसके चल रही हैं. फर्स्टली क्या कहते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन नो ड्वेलिंग हाउस शैल बी एंटर्ड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज. अब ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे सादा लफ्ज़ों में कि रात के टाइम जब सूरज गुरूब हो गया, सूरज तुलू हो गया ना, उसके दरमियान में जाके एग्जीक्यूशन में किसी बंदे को जाके आपने अरेस्ट नहीं करना, पहली बात. सेकेंडली, दैट नो आउटर डोर ऑफ ए ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन ओपन, बाहर वाला दरवाज़ा नहीं उसका तोड़ा जाएगा, अनलेस सच ड्वेलिंग हाउस इज़ इन ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर एंड ही रिफ्यूजेज और इन एनी वे प्रिवेंट्स हिज एक्सेस देयर टू. वो कह रहे हैं पहली बात तो दरवाज़ा नहीं तोड़ना जो बाहर वाला है, लेकिन अगर पता है कि वो अंदर है और वो रिफ्यूज़ कर रहा है, मैंने बाहर नहीं आना, अंदर नहीं आने दे रहा, तो फिर आप तोड़ सकते हो. बट व्हेन द ऑफिसर ऑथराइज्ड टू मेक अरेस्ट हैज़ ड्यूली गेन्ड एक्सेस टू एनी ड्वेलिंग हाउस, ही मे ब्रेक ओपन द डोर ऑफ एनी रूम इन विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव. वो कह रहे हैं कि जब एक दफ़ा अंदर हो गया ना वो पुलिस ऑफिसर, अगर उसको एक्सेस मिल गई है तो अंदर अगर किसी कमरे में वो छुपा होगा तो वो जज में वो उसका दरवाज़ा वगैरह तोड़ सकता है. मे ब्रेक ओपन द डोर ऑफ एनी रूम, वो फिर अंदर जाके तो फिर आप दरवाज़ा तोड़ सकते हो. थर्डली क्या है, अब इसमें पर्दा नशीन लेडीज़ जो होती हैं ना, अगर ख़वातीन है जो नहीं आती बाहर, उनके रिलेटेड ये सेक्शन है कि अगर वो घर में मौजूद हैं तो पुलिस वाला उनको नोटिस देगा कि भाई सफिशेंट टाइम देगा कि आप बाहर निकल जाओ, हमने इसको आके पकड़ना है. तो ये थर्डली में ये है. फोर्थली में क्या है, दैट वेयर द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच जजमेंट डेटर इज़ अरेस्टेड इज़ ए डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी. अगर जिस डिक्री की एग्जीक्यूशन में उसको अरेस्ट किया वो फॉर पेमेंट ऑफ मनी है, डिक्री 10 लाख देना है, 5 लाख देना है, 1 करोड़ रुपया देना है, कोई पेमेंट करनी है उसने डिक्री में. And the judgment debtor pays the amount of the decree and the cost of the arrest to the officer arresting him. Such officer shall at once release him. भाई अगर उसने उस ऑफिसर को भी पेमेंट कर लिया ना कि यार मुझे अरेस्ट ना करो, ये लो पकड़ो पैसे, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा. सब सेक्शन 2 ये सारी इसकी आ गई हैं. अब मकसद क्या कि डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना, उसको पकड़ के 1 साल के लिए जेल भेजना तो मकसद नहीं है. मकसद समझना है हमने, ये अरेस्ट करने का, डिटेन करने का एक ही मकसद है
कि भाई ये पैसे इससे हम निकलवा लें, तो उसके लिए अगर वो पे कर रहा है, कॉस्ट भी दे रहा है, तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं, रिलीज़ करो उसको। सब सेक्शन 2, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर दैट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हुज अरेस्ट माइट बी attended with danger or inconvenience to the public shall not be liable to arrest in execution of a decree। अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी ख़ास पर्सन का वो नाम की एक लिस्टें दे देगी कि भाई इनको एग्जीक्यूशन में आपने अरेस्ट नहीं करना, अगर आप करोगे तो फिर अवाम पब्लिक के लिए वो ख़तरा होगा कोई, अब जैसे आजकल चल रहे हैं कि गिरफ़्तार नहीं करना वरना पकड़ लेंगे, वो अवाम बिफर ना जाए, तो उसलिए वो कह रहे हैं गवर्नमेंट फिर लिस्टें भी बना सकती है। अदरवाइज दैट इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर में बी प्रिस्क्राइब प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि एग्जीक्यूशन में किसी पर्सनस को कह भी सकती है कि इनको आपने अरेस्ट नहीं करना, क्योंकि इससे फिर पब्लिक का क्या लें पीस का ख़तरा है या इस किस्म का कोई अगर उनको लगता हो। 3, a judgment debtor detained in prison under subsection 1 shall not merely by reasons of undergoing such imprisonment be discharged from his liability under the decree। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट ही शैल नॉट बी लाइबल टू बी री अरेस्टेड अंडर द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच ही वॉज डिटेन्ड इन प्रिजन। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 1 साल के लिए हम पढ़ के आ रहे हैं कि उसको डिटेन किया जा सकता है प्रिजन में, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दफ़ा उसको अगर अरेस्ट कर लिया, वो 1 साल गुजार के अगर बाहर आ गया ना, तो इस एग्जीक्यूशन में उसको दोबारा री अरेस्ट नहीं आप कर सकते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 1 साल के लिए अंदर जाओ और अगर गुजार लिया 1 साल, तो उसके बाद आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बस आपके पैसे हजम अगर नहीं पे कर रहे हो नहीं तो नहीं कर रहे हो। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 1 साल अगर अंदर रह के आ गया तो उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है उस डिक्री से रिलेटेड। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। इन फ्यूचर अगर उसने कोई चीज़ कोई प्रॉपर्टी बाई कर ली है और अगर डिक्री होल्डर दोबारा कोर्ट में चला जाएगा कि जी देखें इसने ये प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, तो लाइबिलिटी उसकी ख़त्म नहीं हो रही, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फिर उससे अटैच सेल करके इसको डिक्री को सेटिस्फाई किया जाएगा, बट उसको री अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इसमें थी बात। 56 अब इसमें कह रहे हैं द कोर्ट क्या क्वेश्चन है? ये देखो ना, ये कुछ फ्लॉज हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखें 1 साल के लिए बंदा अंदर चला गया है, तो अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो साल अंदर रह के आ गया है, तो बात ख़त्म ही है ना। फिर वो जिसके पैसे थे, जिसकी डिक्री थी, वो तो बेचारा अब इस तरह ही है। अब और क्या किया जा सकता है? आप उसको 1 साल का अरसा जेल में रहना कोई आसान काम नहीं है। तो ये इस तरह ही है। ये कई हमें पूछते होते हैं क्लाइंट आके कि जी अगर साढ़े को पैसे ना हो तो कितनी देर लिए अंदर रहना पड़ेगा, हम उनको बता देते होते हैं भाई 1 साल है या फिर वो गुजार लेना। तो ये इस तरह ही है। अब क्या करें? अगर उसकी कोई फ्यूचर में प्रॉपर्टी आएगी तो फिर लाइबिलिटी वो कहते हैं डिस्चार्ज नहीं होगी, लेकिन री अरेस्ट भी उसको दोबारा नहीं करना। ये नहीं उसको सरकारी अब ख़र्चे पे उसको रोटियां भी खिलाओ, 1 साल के लिए है, अगर वो पे कर देता तो खैर सल्ला, नहीं तो फिर नहीं। ये इस तरह ही है। 56 में अब ये प्रोहिबिशन है कि विमेन को द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट और डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ अ वुमन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। औरत को तो बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन में गिरफ्तार नहीं करना, ये क्लियरली बता रहे हैं। 58 में अब ये आखिरी सेक्शन ही है आज का, अटैचमेंट नेक्स्ट में करेंगे। रिलीज़ ऑफ डिटेंशन। अब ये डिटेंशन से उसको रिलीज़ किन किन सूरतों में किया जाएगा अगर वो पैसे पे कर देते हैं। देखिए, एवरी पर्सन डिटेन्ड इन प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री शैल बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन। 1 साल से पहले किन सूरतों में वो बाहर आ सकता है? द अमाउंट मैंशनड इन द वारंट फॉर हिज डिटेंशन बीइंग पेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन।
वो प्रिजन का जो इंचार्ज है उसको जो डेक्रेटल अमाउंट थी वो पे कर दो तो वो उसको रिलीज़ कर देगा। द डिक्री अगेंस्ट हिम इज़ अदरवाइज फुली सेटिस्फाइड, या किसी दूसरे तरीके से उसकी अगर डिक्री को सेटिस्फाई कर दिया गया उसके अगेंस्ट, उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह थी उसको बेच बाच के या जिस तरीके से भी डिक्री सेटिस्फाई हो गई है तो उसको अंदर उसको पनिश करने के लिए नहीं रखा हुआ, उसको फ़ौरन रिलीज़ कर दिया जाएगा। द पर्सन ऑन होम एप्लीकेशन ही हैज़ बिन डिटेन्ड सो रिक्वेस्ट, या फिर जो डिक्री होल्डर था उसने एप्लीकेशन दी थी कि इसको अरेस्ट करोगे तो हमें पैसे पुसे ये दे देगा, उसने एप्लीकेशन दी थी और वही अगर कोर्ट को आके कहता है कि जी छोड़ दे बस जाने दे बात को, तो फिर उसकी एप्लीकेशन पे भी उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये सारा सिर्फ रिलीज़ उसका कोर्ट के ऑर्डर से ही होगा, प्रोवाइडेड दैट ही शैल नॉट बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यानी आपने पैसे भी दे दिए हैं या डिक्री सेटिस्फाई हो गई है या फिर वो जिसने डिक्री होल्डर ने उसको अंदर करवाया था वो कोर्ट को ही कहेगा कि जी उसको छोड़ दो, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इसको रिलीज़ कर दो तो ही वो बाहर आएगा। ये नहीं कि खुद ही वहीं पे वो जेलर ने जोड़ना शुरू कर देना, नहीं, कोर्ट ऑर्डर करेगी बाकायदा। तो ये हो गया हमारा 58 तक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम ये होपफुली हाँ ये सेल और ये अटैचमेंट कंप्लीट कर देंगे। 74 तक हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे और उसके बाद फिर हम ऑर्डर्स पे आ जाएंगे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, इंटरेस्टिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि ये